नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम देखने जा रहे हैं एलएलबी सेकेंड ईयर और बीएलएलबी फोर्थ ईयर का लास्ट ईयर 2022 का लॉ ऑफ एविडेंस का क्वेश्चन पेपर। ये लॉ ऑफ एविडेंस का क्वेश्चन पेपर है, ए बुकलेट सीरीज का ये क्वेश्चन पेपर है। तो आज हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जिन साथियों ने अभी तक लीगल पर्सन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ लॉ से रिलेटेड जानकारी आपके लिए मिलती रहती है। और हम आईपीसी का पार्ट बाई पार्ट में पूरी कंप्लीट आईपीसी का वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो उसके 2 पार्ट्स अब तक अपलोड हो चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में चैप्टर 1 के बारे में सेक्शन 1 to 5 बताया है, और सेकंड पार्ट में चैप्टर 2 के बारे में सेक्शन 6 से लेके 25 तक बताया है। तो आप उनको भी देख लें, आईपीसी वहाँ से क्लियर होता चला जाएगा। तो जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है उसको ही यूज किया जा रहा है वहाँ पे भी। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वीडियो का, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। चलिए, आज जो थर्ड सेमेस्टर वालों का क्वेश्चन पेपर जो स्टार्ट होने जा रहे हैं, इसलिए देखते हुए कुछ लोगों ने बोला था, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब से प्रभावशाली हुआ। तो ये आपको सबको पता होगा, 1 सितंबर 1872 से ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है प्रभावशाली हुआ था। इंग्लिश आपको बराबर में दे रखा है, तो आप वहाँ पे इंग्लिश में भी देखते चले जाएं। द इन्फॉर्मेंस डेट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज, तो 1 सितंबर 1872 1872। ठीक है, तो आप देखते चलें। मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ओनली हिंदी में ही यूज करूँगा, क्योंकि ऑल वीडियोज हिंदी में है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कुल कितनी धाराएं एवं कितने अध्याय हैं। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 167 धाराएं और 11 अध्याय पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है। तो जो साक्ष्य अधिनियम है ये किस पे लागू नहीं होता है। ऑप्शन सी होगा इस पे, शपथ पत्र और मध्यस्थ कार्रवाइयों पर यह लागू नहीं होता है। ऑप्शन सी दोनों पर, ए भी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में कहा गया है कि विवादक तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकेगा। तो ये सेक्शन 5 में कहा गया है, विवादक तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकेगा। ठीक है, आगे है, रेस जेस्टे के सिद्धांत को साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में समाहित किया गया है। तो रेस जेस्टे का सिद्धांत जो है वो आपको सेक्शन 6 में आपको मिलता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, क्वीन बनाम अब्दुल्ला का वाद निम्न में से किससे संबंधित है। तो क्वीन बनाम जो अब्दुल्ला का वाद है ये किससे संबंधित होगा, ये आपको कमेंट में बताना है। ये आचरण से संबंधित है या परिणाम से संबंधित है, कंडक्ट या कंसिक्वेंस से संबंधित है। ठीक है, ये आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत शिनाख्त कार्रवाई की जा सकती है। इसमें क्योंकि डाउट है ऊपर 6 नंबर क्वेश्चन में, इसलिए साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में शिनाख्त कार्रवाई की जा सकती है। तो शिनाख्त कार्रवाई जो है सेक्शन 9 में की जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक व्यक्ति की पूर्व दोष सिद्धि निम्नलिखित किस धारा के अधीन सुसंगत है। तो ये धारा 14 स्पष्टीकरण 1 के अधीन ये सुसंगत है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें। आगे है, दूधनाथ पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाद संबंधित है। तो ये उत्तर प्रदेश जो राज्य वाद संबंधित है ये रेस जेस्टे से संबंधित है। ठीक है, रेस जेस्टे से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मिर्जा अकबर बनाम एम्परर वाद किस सिद्धांत से संबंधित है। तो ये हमारा कॉन्स्पिरेसी से संबंधित है, षड्यंत्र से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साक्ष्य अधिनियम की निम्न में से किस धारा में स्वीकृति को परिभाषित किया गया है। ये आपको सबको पता होगा, सेक्शन 17 में स्वीकृति को परिभाषित किया गया है। स्वीकृति किन तथ्यों द्वारा की जा सकती है, इस संबंध में किन धाराओं में प्रावधान है। तो ये सेक्शन 18, 19, 20 इनमें ये स्वीकृति की जा सकती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न यह है कि तथ्य क्या का द्वारा खा को बेचा हुआ घोड़ा अच्छा है। खा से का कहता है कि जाकर गा से पूछ लो। गा इस बारे में सब कुछ जानता है। गा का कथन स्वीकृति है। उपर्युक्त दृष्टांत साक्ष्य अधिनियम की किस धारा से संबंधित है। तो ये जो है वो साक्ष्य अधिनियम की धारा 20 से संबंधित है। ठीक है,
आ रहा है निम्न में से कौन सा प्रावधान इंटरेस्ट रिपब्लिकेट अटसिट फिनिश लिटियन विधि सूक्ति पर आधारित है। तो इसमें मुझे डाउट है तो इसलिए नहीं किया ये मैंने, तो वैसे ऑप्शन ए की तरफ जा रहा था लेकिन डाउट है इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर रखा है। ठीक है, आप चाहें तो आप देख लें, कमेंट में बता सकते हैं। आगे, पुलिस ऑफिसर को दी गई संस्वीकृति ग्राह्य नहीं होती है, ये कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 25। अच्छे से सुन लें, अगर कोई व्यक्ति पुलिस से कोई भी स्वीकृति कहता है, अगर पुलिस किसी को डंडा मारती है, वो कहती है इस बात को बोलो, हाँ ये तुमने किया, बोल दो, वहाँ पर मार बचने के लिए बोल दो, लेकिन कोर्ट में साफ साफ कह दीजिएगा कि सर ये इन्होंने मुझसे जबरदस्ती करवाया है, तो वहाँ पर ये जो की गई स्वीकृति जो है वो ग्राह्य नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा प्राप्त संस्वीकृति ग्राह्य नहीं है, किस प्रावधान में दिया गया है? तो ये सेक्शन 24 है, सेक्शन 24 में ये दिया गया, ऑप्शन बी होगा इसका। देवमन उपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश बाद निम्न में से किस से संबंधित है? तो ये स्वीकृति से संबंधित है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे है, किस बाद में यह निर्णित हुआ कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27, धाराएं 24, 25 एवं 26 का अपवाद है? तो ये किस में निर्णित हुआ था? तो ये पकला नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर में ये हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। आगे क्वेश्चन है, सहयुक्त के विरुद्ध संस्वीकृति से संबंध में किस धारा में प्रावधान है? तो ये सेक्शन 13 में 30 में ये प्रावधान है, ऑप्शन बी। स्वीकृतियां हैं तो ये क्या है? स्वीकृतियां विबंध होती हैं। ठीक है, एस्टॉपल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मृत्युकालीन घोषणा किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है? तो मृत्युकालीन जो घोषणा है वो डिक्लेरेशन किसमें? सेक्शन 32, ऑप्शन बी। अनुश्रुत साक्ष्य किस धारा के अंतर्गत दिया जा सकता है? इसको आप कमेंट में बताएंगे, कमेंट में। ठीक है, अनुश्रुत साक्ष्य किस धारा के अंतर्गत दिया जा सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर बाद किससे संबंधित है? तो ये भी आपको पता हो, डाइंग डिक्लेरेशन से संबंधित है। ठीक है, मृत्युकालीन घोषणा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मृत्युकालीन कथन निम्न में से किस विधिक सूक्ति पर आधारित है? तो ये किस विधिक सूक्ति पर आधारित है? ये है ऑप्शन ए, डेमनम साइन इंजूरिया, ऑप्शन ए पे ये आधारित है। मानचित्र किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है? तो मानचित्र जो है सेक्शन 39 के अंतर्गत संगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में विधि पुस्तकों में की गई प्रविष्टियां सुसंगत हैं? तो ये सेक्शन 38 है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। निम्न में से साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा प्रांगण के सिद्धांत को निरूपित करती है? तो ये है सेक्शन 45। आगे, साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत डिजिटल हस्ताक्षर को सुसंगत बनाया गया है? तो ये ऑप्शन बी होगा, सेक्शन 47 का। ठीक है, आगे है, रूढ़ियों या अधिकारों के संबंध में विशेषज्ञ की राय किस धारा के तहत सुसंगत होगी? तो ये सेक्शन 49 में सुसंगत होगी, सेक्शन 49। ठीक, ओके, प्रथाओं और सिद्धांत के बारे में। ठीक है, आगे, निम्न में से किस बाद में यह निर्णित किया गया कि नारकोटिक्स परीक्षण पूर्ण रूप से सफल नहीं है? तो ये क्वेश्चन मैंने ड्रॉप किया रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, चरित्र शब्द में सम्मिलित है। तो चरित्र शब्द में क्या सम्मिलित है? अच्छा चरित्र और बुरा चरित्र दोनों सम्मिलित है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि आज के वैज्ञानिक ज्ञान की स्थिति में खोजी कुत्ते का साक्ष्य यद्यपि ग्राह्य है लेकिन साधारणतया मूल्य का नहीं होता? तो ये किस बाद में किया था? ऑप्शन सी में। ठीक है, अब्दुल रज्जाक बनाम महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। आगे क्वेश्चन है हमारे पास, प्रश्न यह है कि क्या खा का धर्मज पुत्र है? यह तथ्य कि कुटुंब के सदस्यों द्वारा का से सदा उस रूप में बर्ताव किया जाता है, उपर्युक्त साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में सुसंगत है? तो ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा, धारा 50 में। आगे है, सिविल मामलों में सील का साक्ष्य सामान्यतः कैसा होता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, न्यायालय में निर्णय पर निर्भर। ठीक है, सिविल मामले सामान्यतः दांडिक
दांडिक मामले में अच्छे सील का साक्ष्य सुसंगत कैसा है, तो ये सुसंगत है, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अधीन बुरा सील सुसंगत होगा, तो ये सेक्शन 54, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। किस कमेटी के सुझाव से साक्ष्य अधिनियम में धारा 53 का को जोड़ा गया, तो किस कमेटी के सुझाव से जोड़ा गया, ऑप्शन सी जस्टिस बोहरा कमेटी के सुझाव से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में कौन सा प्रावधान पीड़िता के सील या उससे किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव में दी गई सम्मति को साक्ष्य के रूप में पेश करने हेतु प्रतिबंधित करता है, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 53 का। अब है पूर्व दोषी के बुरे सील के साक्ष्य के रूप में सुसंगत है, तो ये ऑप्शन सी है, 54, धारा 54 स्पष्टीकरण 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सील कब सुसंगत है दिया गया है, तो ये किस धारा में दिया गया है, धारा 52, 53, 53 का और 54 में ये सील कब सुसंगत होगा ये दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किस धारा में न्यायिक रूप से अविच्छेदनीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है, तो अविच्छेदनीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है किस सेक्शन में है, सेक्शन 56। ठीक है, धारा 56, ऑप्शन बी होगा। भूमि या समुद्र के मार्ग के नियम के बारे में संस्वीकृति है, निम्न में से किस में न्यायिक अपेक्षा मानी जाएगी, तो किस में मानी जाएगी न्यायिक अपेक्षा, भाई शासकीय अवकाश, शासकीय लोक उत्सव और उपाधियां, ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। मौखिक साक्ष्य होना चाहिए, तो मौखिक साक्ष्य कैसा होना चाहिए, डायरेक्ट प्रत्यक्ष होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे अच्छा साक्ष्य कौन सा है, तो सबसे अच्छा साक्ष्य कौन सा है, दस्तावेजी साक्ष्य। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की ग्राह्यता किस धारा में दी गई है, तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की जो ग्राह्यता है 65 खा 65 बी में दी गई है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जहां कई दस्तावेज एक रूपात्मक प्रक्रिया से बनाया गया है, उनमें से हर एक शेष सब की अंतर्वस्तु का ये प्राथमिक साक्ष्य होता है। ठीक है, ऑप्शन ए। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में सबूत के विषय में किस धारा में दिया गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में सेक्शन 67 ए में दिया गया है। अवस्थाएं जिनमें दस्तावेजों के संबंध में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा, तो वो कौन सी है, सेक्शन 67। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, साक्ष्य अधिनियम की धारा 61 के तहत दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का सबूत दिया जा सकेगा, तो दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का सबूत ऑप्शन सी हो, या तो प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा दिया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से किस बात में साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 की संवैधानिकता को संविधान के अनुच्छेद 20 क्लॉज 3 के अतिक्रमण के आधार पर चुनौती दी गई थी, तो किस बात में दी गई थी, ऑप्शन बी, कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में लोक दस्तावेज का प्रावधान है, तो ऑप्शन डी, ये सेक्शन 76 में है, लोक दस्तावेज का प्रावधान। सेक्शन 76 में लोक दस्तावेज का प्रावधान दे रखा है, हालांकि लोक दस्तावेज सेक्शन 74 में भी इसको परिभाषित किया गया है, लेकिन प्रावधान इसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्तारनामा से संबंधित उदाहरण है, तो मुख्तारनामा से संबंधित उदाहरण क्या है, ऑप्शन सी, विधि की अखंडनीय उपधारणा। आगे, साक्ष्य अधिनियम की धारा 85 का के अंतर्गत न्यायालय द्वारा किस प्रकार के करार की उपधारणा की जा सकेगी, तो ऑप्शन सी है, इलेक्ट्रॉनिक करार की उपधारणा की जा सकेगी। ठीक है, आगे है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एवं अंकीय हस्ताक्षर के संबंध में उपधारणा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस सेक्शन में, ये 85 खा में है, 85 बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, साक्ष्य अधिनियम की धारा 85 गा के अंतर्गत न्यायालय इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के प्रमाण पत्र के सही होने की उपधारणा ये कर सकेगा। ठीक है, सही होने की उपधारणा क्या है, कर सकेगा। आगे क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के अंतर्गत कितने वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की उपधारणा की गई है, तो ये 5 ईयर,
ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 5 वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अवधारणा की गई है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है हमारे पास, किस किस दस्तावेज को स्वयं सिद्ध होने के लिए धारा 90 के अनुसार कितने कालावधि पूर्व निष्पादित किया जाना चाहिए? तो कितनी कालावधि पूर्व निष्पादित किया जाना चाहिए? ऑप्शन डी 20 वर्ष। ठीक है, साक्ष्य अधिनियम की धारा किस धारा में भारत में दीवानी मामलों को रीढ़ की हड्डी कहा गया है? तो ये सेक्शन 92। सेक्शन 92 में क्या कहा गया है? बैकबोन ऑफ सिविल मैटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोत्तम साक्ष्य का नियम समाहित है। तो सर्वोच्चम साक्ष्य का जो नियम समाहित है वो सेक्शन 92, 91 और 92 में समाहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस अपराध को सिद्ध करने का भार निम्न में से किस पर होता है? तो ये अभियोजक पक्ष पर भी होता है और अभियुक्त पर भी होता है। तो ऑप्शन सी इसमें नहीं है, ऐसा नहीं है, ये अभियोजक पक्ष पर ही होता है, प्रोसिक्यूशन पर ही होता है ये। ठीक है, ये ज़्यादातर गलती में ये लोग ऑप्शन कर देते हैं ऑप्शन सी। तो आप देख लें एक बार, इसको चेक भी कर लें। ठीक है, चेक भी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सबूत के भार से संबंधित भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस अध्याय में है? सबूत के भार से संबंधित भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस चैप्टर में है? तो चैप्टर 7 में है, सबूत के भार से संबंधित चैप्टर 7। ठीक है, जो पार्ट 3 में है, बर्डन ऑफ प्रूफ, चैप्टर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबूत के भार से संबंधित धाराएं हैं। तो ये सेक्शन 101 से 114 तक हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 के अंतर्गत सबूत का भार ए और बी दोनों सही हैं, विचारण के दौरान परिवर्तित होता है और कभी परिवर्तित नहीं होता, ये दोनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, सबूत का भार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, साक्ष्य अधिनियम की धारा 102 के अधीन साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार, तो साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार किस पर होता है? भाई ये कभी नहीं बदलता, ऑप्शन बी। ये बदलता भी है, लगातार बदलता भी है, ऑप्शन सी भी हो सकता है इसका। ठीक है, तो ये डाउट में है क्वेश्चन, एक बार इसको क्लियर कर लें, चेक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, खा द्वारा किए गए मृत्युकालिक कथन की को का साबित करना चाहता है, का को खा की मृत्यु साबित करनी होगी, साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में ऐसा प्रावधान है? तो सेक्शन 32 क्लॉज 1 डाइंग डिक्लेरेशन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उन परिस्थितियों के अस्तित्व को साबित करने का भार जो मामले को भारतीय दंड संहिता के साधारण अपवाद के अंतर्गत आता है किस पर है? तो ये किस पर होगा? ये क्वेश्चन मैंने ड्रॉप किया हुआ है, तो इसको देख लें। ठीक है, छोड़ रखा है ये क्वेश्चन मैंने। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा 106 में प्रतिपादित सिद्धांत क्या है? तो 106 में प्रतिपादित सिद्धांत क्या है हमारा? रेस स्पेल एक्ट्रम। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। आगे है क्वेश्चन, मोहम्मद शरीफ बनाम बंदे अली का निर्णीत बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं से संबंधित है। तो ऑप्शन बी 107 और 108 से संबंधित है। साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में जीवन की उपधारणा संबंधित है? तो ऑप्शन ए धारा 108 में जीवन की उपधारणा संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किसी व्यक्ति को मृत माना जाएगा अगर इसके बारे में नहीं सुना गया है? तो 7 वर्ष से अगर इसके बारे में नहीं सुना गया तो उस व्यक्ति को मृत माना जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला है, कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य इस सिद्धांत का साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? तो ये सेक्शन 110 में वर्णित है ये। ठीक है, सेक्शन 110। साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 लागू होती है जहां विवाद का संबंध है। तो ऑप्शन सी, ठीक है, ए और बी दोनों, बच्चे के मातृत्व से और बच्चे के पितृत्व से। ठीक है, आगे क्वेश्चन है हमारे पास, धारा 112 में धर्मजत्व की उपधारणा निम्न में से किस प्रावधान प्रकार की उपधारणा है? तो ये क्वेश्चन मैंने छोड़ रखा है, ड्रॉप कर रखा है, तो इसको आप देख लें, एक बार चेकआउट कर लें। एक विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या करने के दुष्प्रेरण से संबंधित प्रावधान साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में है? तो ये सेक्शन 113 का से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में है? तो दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा किस में है? सेक्शन 113 खा में है। आगे है साक्ष्य अधिनियम की धारा 13 का तथा 13 खा क्रमशः किस वर्ष जोड़ी गई? तो भाई मेरी ये अच्छा क्वेश्चन है, ये 2005 और 2013 में जोड़ी गई। 13 का 2005 में और 13 खा 2013 में जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है साक्ष्य अधिनियम में विबंध से संबंधित उपबंध दिया गया है, तो इसमें सेक्शन 114 में। आगे है साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इस क्वेश्चन को भी मैंने छोड़ रखा है, किस सिद्धांत पर आधारित है देख लेना। आगे साक्ष्य अधिनियम की धारा साक्ष्य अधिनियम के अधीन निम्न में से कौन विबंध का प्रकार नहीं है? तो कौन विबंध का प्रकार नहीं है? इच्छा द्वारा, स्टेपर बाय बिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। साक्ष्य अधिनियम में निम्न में से कौन विबंध का अपवाद है? तो उपरोक्त सभी हैं, इसमें ऑप्शन डी होगा। दोनों पक्षों को सत्य का ज्ञान और विधि के प्रश्न पर और विधि के विरुद्ध, ठीक है, ये विबंध का अपवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलने में असमर्थ गवाह द्वारा लिखकर या संकेतों से दिया गया साक्ष्य कैसा माना जाएगा? द्वितीयक साक्ष्य माना जाएगा, सेकेंडरी एविडेंस माना जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास तो किस साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 के अंतर्गत विशेषाधिकार प्राप्त है? तो ऑप्शन सी है पति पत्नी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में लोक कल्याण की भावना सर्वोच्च विधि है सूत्र को समाहित किया गया है? तो ये किस में समाहित किया गया? 123 में, धारा 123 में। ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। निम्न में से कौन सी धारा प्लीडर की वृत्तिक संसूचना से संबंधित है? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सेक्शन 126 व 127। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। साक्ष्य अधिनियम के अधीन निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो ये ऑप्शन डी होगा। 124 में वृत्तिक संसूचना नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है, आगे है निम्न में से कौन विशेषाधिकार प्राप्त सूचना नहीं है? तो कौन नहीं है? ऑप्शन डी शासकीय संसूचना, ये विशेषाधिकार संसूचना नहीं है। आगे है एक सह अपराधी के संबंध में क्या प्रावधान है? तो ऑप्शन ए वह एक सक्षम साक्षी नहीं है। एक सह अपराधी के संबंध में यह प्रावधान है। साक्ष्य विधि का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि संख्याकार को तोला जाए, गिना न जाए। साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में है? तो ऑप्शन ए है धारा 132। आगे है साक्ष्य की ग्राह्यता निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो साक्ष्य की ग्राह्यता ऑप्शन डी सभी के लिए ग्राह्यता होती है। ठीक है, ये लोग अधिवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्न में से साक्ष्यों की परीक्षा का सही क्रम क्या है? तो इसमें ऑप्शन सी होगा, पहले मुख्य परीक्षा होती है, फिर प्रति परीक्षा होती है, चीफ क्रॉस होती है, क्रॉस एग्जाम, फिर री एग्जामिनेशन, फिर पुनः परीक्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा के अंतर्गत परीक्षाओं का क्रम दिया गया है? तो ये सेक्शन 138, सेक्शन 138 में परीक्षाओं का क्रम दिया गया है, आप देख लीजिएगा। आगे है साक्ष्य अधिनियम के अनुसार सूचक प्रश्न से तात्पर्य है। तो सूचक प्रश्न से तात्पर्य क्या है? कि कोई प्रश्न जो उत्तर सुझाता है, कोई प्रश्न। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास साक्ष्य अधिनियम के अनुसार सूचक प्रश्न सामान्यतः पूछे जा सकते हैं, तो ये ऑप्शन ए प्रति परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 संबंधित है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं से। तो किससे संबंधित है? धारा 53 का, 113 का, 113 खा और 114 का इससे संबंधित है। क्या संबंधित है? आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पक्षद्रोही साक्षी से संबंधित प्रावधान साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में है? तो ये धारा 154 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा निरक्षर साक्षी पर लागू नहीं होती है? कौन सी धारा निरक्षर साक्षी पर लागू नहीं होती है? तो ये है हमारे पास सेक्शन 159, ये बाकी दोनों होती हैं। ठीक है, आई है कि निम्नलिखित में से साक्ष्य का अनुचित ग्राह्य या अग्राह्य आधार नहीं होगा। तो ये ऑप्शन डी होगा, ए और बी दोनों, नवीन विचारण का और किसी विनिश्चय के उलट जाने का। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो धारा 113 खा में दहेज मृत्यु के बारे में धारणा, बिल्कुल सही है ये। और धारा 137 में मुख्य परीक्षा है, बिल्कुल सही है। और धारा 151 में अवशिष्ट और कंकाल कलात्मक प्रश्न है, ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी है। 154 में साक्ष्य की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप, ये नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। 154 सेक्शन 154 में क्या दे रखा है? पक्षकार द्वारा अपने ही साक्ष्य से प्रश्न, ये दे रखा है। पक्षकार द्वारा अपनी साक्ष्य से प्रश्न दे रखा है 154 में। आगे है क्वेश्चन 100, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका वीडियो का। तो इसमें है, सूचक प्रश्न कब नहीं पूछे जाने चाहिए? यह कौन सी धारा में प्रावधान है? जो सूचक प्रश्न है ये कब नहीं पूछे जाने चाहिए, किस धारा में प्रावधान है? तो इसका होगा ऑप्शन बी, सेक्शन 142 142। ओके, तो ये आपका 100 क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और जुड़े रहिए अपने निगल % यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।